शिल्पा एक सभ्य और सुलझी और सीधी साधी लड़की थी जो पवन से बहुत प्यार करती थी और पवन भी उसके लिए जीने मरने को तैयार रहता। जहां दोनों एक तरफ शादी को तैयार थे तो वहीं बीच में मुसीबत की जड़ थी पवन की माँ। यानी पवन जितने मॉडर्न जमाने का था उसकी माँ उतने ही पुराने ख्यालों की औरत थी जिसकी सोच बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थी। एक दिन पवन अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ आपसे बात करनी है मुझे। हाँ बोलना मेरे लाल, क्या हुआ? आपको पता है मेरा एक दोस्त है सोहन, उसने मंदिर में जाके शादी कर ली। ओह, ये खबर तो पुरानी हो गई। मुझे सब पता है कि यहाँ आसपास क्या क्या होता है, तो सीधी बात पर आ, क्या कहना चाहता है, घुमा मत। तो मैं ये सोच रहा था माँ कि अगर मैं भी इस घर में आपकी पसंद के खिलाफ अपनी पसंद से शादी करके लड़की को घर लेके आ जाऊँ तो क्या करोगी आप? मैं बेचारी अबला विधवा अकेली और कर भी क्या सकती हूँ, बस तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और जायदाद से बेदखल कर दूंगी। सारी उम्र तेरी शक्ल नहीं देखूंगी बस। पवन अपनी माँ की ये बात सुनकर डर जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी माँ कुछ भी कर सकती है। जिसके अगले दिन वो शिल्पा के पास जाकर उससे बोलता है, अरे शिल्पा, मैं अपनी माँ को ना बचपन से जानता हूँ, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। मैं तो कहता हूँ ना, इस जन्म छोड़ो 7 जन्म ना माने वो। अच्छा, तो क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो? अरे पगली, अगर तुझे छोड़ दिया तो तेरे बिना जीऊंगा कैसे मैं? अरे मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो भाग के शादी कर लो मुझसे, वो भी मंदिर में। अरे माँ का छोड़ो, माँ का क्या है, शादी के बाद तो अपनाना ही पड़ेगा, इकलौता बेटा जो। और फिर अगर तुम्हारी माँ ने तुमको घर से निकाल दिया तो क्या करोगे? माँ अगर मुझे घर से निकाल देंगी ना तो जहाँ भी रहूंगा ना तुम्हारे साथ रहूंगा, सड़क पे सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शिल्पा और पवन बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं और 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और कुछ समय बाद जब पवन शिल्पा को लेकर घर पर आता है तो माँ पवन से बोलती है, पवन, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तूने मेरा लाड प्यार का ये सिला दिया। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे, इसीलिए शादी कर ली। अगर आपको मुझे घर से निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं जहाँ जाऊँगा शिल्पा के साथ जाऊँगा, ये बात याद रखना आप। जिसके बाद पवन की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी माँ को शिल्पा को अपने घर पे एंट्री देनी ही पड़ती है और शिल्पा अपने पूरे ससुराल को संभाल लेती है। लेकिन उसकी माँ जब देखो उसके कामों में नुक्स निकाल कर उसे सुनाया करती। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और 4 साल गुजर जाते हैं। पवन के घर में हर तरह की रौनक थी, बस एक बच्चे की किलकारी को छोड़कर। इसी बात को लेकर शिल्पा की सास आए दिन उसे ताना दिया करती और खरी खोटी सुनाया करती। इसी बात का ताना देते हुए एक दिन माँ शिल्पा को कहती है, देखा कल मुही, नहीं बन पाई ना तू माँ। अरे बनेगी भी कहाँ, मेरा श्राप जो लगा है तुझे। कैसा श्राप माँ? मैंने क्या किया है? तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, तो तेरा बच्चा तेरे पास कैसे हो सकता है? जब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, धीरे धीरे मैं तेरा पति भी तुझसे छीन लूंगी। फिर मेरा बेटा तो मेरे पास होगा, लेकिन तेरी कोख तब भी सूनी रहेगी। शिल्पा का दिल अपनी सास की ये बात सुनकर बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसके पास उसके पति के अलावा माँ बाप का सहारा भी नहीं था जो वो कहीं और जा सके। बस उस दिन के बाद से माँ पवन को शिल्पा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। एक दिन माँ पवन के पास आकर बोलती है, देख बेटा, तू उस बांझ को मेरे घर बहू बनाकर ले आया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तेरे बच्चे ना हुए तो मेरा वंश तो खत्म हो जाएगा। तू शिल्पा से तलाक ले ले, मैं तेरे लिए सुंदर और अच्छी बीवी लेकर आऊंगी। माँ, मैं प्यार करता हूँ शिल्पा से और उसके बिना रह नहीं सकता, और मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए। पवन के मना करने के बाद भी माँ एक दिन पवन को बस बार बार शिल्पा से तलाक लेने के लिए भड़काया करती। एक दिन माँ की इन बातों से परेशान होकर पवन एक प्लान बनाता है और शिल्पा से कहता है, अच्छा शिल्पा, वो मैं क्या सोच रहा था ना, क्यों ना कुछ दिन के लिए हम अलग होने का नाटक करें? क्यों जी, इससे क्या होगा? अरे यार, हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर बात का कारण मत पूछा करो। अरे बस जो कहे ना वो करो। कल अपना सामान पैक करना, मैं तुमको कहीं सही जगह पे छोड़ के आऊंगा। जिसके बाद अपने पति की बात मानते हुए शिल्पा अपना सारा सामान पैक कर लेती है और पवन उसे कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर पर छोड़कर आता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने शिल्पा को घर से निकाल दिया। अब आप चाहो ना तो मेरी शादी कहीं भी करवा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, सच में?
तूने उस मनहूस को छोड़ दिया। चल अच्छा है, भले 4 साल बाद ही सही, लेकिन तूने मेरी बात तो मानी। इसके बाद माँ पवन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और जब लड़की वाले पवन को देखने घर आते हैं तो पवन उनके आगे कुछ पेपर्स दिखाते हुए बोलता है, माँ ये देखो पेपर्स माँ, इसमें साफ लिखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता माँ। बेटा क्या बात कर रहा है तू? माँ अभी तो सही बात कर रहा हूँ, आज तक इसलिए नहीं बोल पाया कि कभी सुनना जरूरी समझा ही नहीं। अब आपको अपनी पसंद की बहू लानी है तो लाइए, लेकिन सच्चाई तो बताइए। बेटा मैंने तो कहा भी था माँ को कि माँ मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि इस घर में सिर्फ वही लड़की रह सकती है जो मेरी पसंद की हो, वरना मेरी माँ उसे ताने दे दे के घर से निकाल देगी। और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपनी बीवी को लेके कहीं और जा सकूं, किराए का घर ले सकूं, पेट पाल सकूं। पर अगर आपकी बेटी शादी के बाद नौकरी करना चाहे तो अलग बात है। पवन के मुंह से इतने सारे कड़वे वचन सुनते ही लड़की वाले वहाँ से माँ को सुनाते हुए उठकर चले जाते हैं और माँ अपना छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाती है। जिसके बाद जब भी पवन के लिए कोई लड़की का रिश्ता लेकर घर पर आता तो पवन उन्हें सब कुछ सच बताकर वहाँ से भगा देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माँ पवन के पास आकर कहती है, अरे बेटा तेरी वजह से जितनी मेरी तारीफ नहीं हुई उससे ज्यादा तो मेरी बदनामी हो गई। अब तू ही बता दे तू क्या चाहता है? अच्छा माँ, जो मैं चाहूँगा वो आप करोगी? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना, करूँगी। अब बता। तो माँ मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं शिल्पा के साथ रहना चाहता हूँ। और पता है माँ, उसको तो सब कुछ पता है, फिर भी उसने मुझे अपनाया। आपने उसे कितने ताने दिए, कितना कुछ कहा, हर मिनट हर सेकंड, खाने पीने उठने बैठने हर टाइम उसे सुनाया, लेकिन वो कुछ ना बोली जब तक मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने उसे ये नहीं कहा कि चली जाओ घर से बाहर, तब तक वो नहीं गई। माँ पवन की बातों को सुनकर माँ को दिल से पछतावा होता है और वो पवन से बोलती है, हाँ बेटा मुझे माफ कर दे, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है। मुझे आज तक यही लगता रहा कि जो मैं अपने बेटे के लिए चुनूंगी वही सही होगा और मेरा यही फैसला गलत था। माँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप चाहो तो आप उसे लेकर आ सकती हो। जिसके बाद पवन अपनी माँ को लेकर अपने दोस्त के घर पर जाता है जहाँ शिल्पा ठहरी थी और शिल्पा माँ को देखते ही उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और बोलती है, माँ जी आप यहाँ कैसे? बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया जो भी कहा वो सब गलत था। मैंने तुझे हमेशा मेरे बेटे को छीनने वाली समझा, कभी बहू नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझूंगी। अब अपने घर चल और अपना ससुराल संभाल तू। जिसके बाद माँ शिल्पा को लेकर अपने घर पर आ जाती है और कुछ सालों बाद शिल्पा की कोख भी भर जाती है क्योंकि पवन ने झूठी रिपोर्ट दिखाकर अपनी माँ की आंखें खोली थी। जिसके बाद माँ ये समझ जाती है कि इंसान की नेकी से बड़ा कुछ नहीं होता और इसी के साथ पवन और शिल्पा का तलाक भी होने से रुक जाता है। मयूरा शादी के जोड़े में तैयार अपने कमरे में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कानों में बैंडबाजी की आवाज आती है। अपने कमरे की खिड़की से वो अपनी बारात और अपने दूल्हे को देख रही थी। तभी वो खुद से कहती है, नहीं ये गलत है, आज मेरी शादी है लेकिन मेरा दिल किसी और पर कैसे आ सकता है? मुझे उसे देखना ही नहीं चाहिए था। वो जितना मेरी आंखों के सामने रहेगा उतना ही मुझे उससे प्यार हो जाएगा। खुद को समझाती मयूरा को अचानक ही उसके कमरे में किसी के आने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन आखिर कौन है ये? और शादी के दिन एक दुल्हन अपने दूल्हे को छोड़कर किसी और पर अपना दिल कैसे हार सकती है? कहानी का सार जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से जानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। मयूरा की माँ राधा ने आज पंकज नाम की लड़की को घर बुलाया था मयूरा को देखने के लिए। लड़के वालों के आने की सारी तैयारियां करके राधा मयूरा को तैयार होने भेज देती है। कुछ देर में पंकज अपनी माँ कामना और अपने दोस्त प्रेम के साथ मयूरा के घर आता है, जहाँ राधा उनका स्वागत करते हुए कहती है, अरे आइए आइए, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रास्ते में? वैसे हमारे यहाँ की गलियाँ थोड़ी तंग है ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए बिटिया कहाँ है जिसे देखने आए हैं? कम से कम उससे तो मिलवा दीजिए। जी अभी बुलाती हूँ। मयूरा, बेटा मयूरा, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर मयूरा हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आती है
और उसकी नजर आते ही सीधा प्रेम पर अटक जाती है। हालांकि उसने लड़के की फोटो पहले से ही देखकर शादी के लिए हामी भरी थी, बावजूद इसके सामने आने पर उसका दिल अपने होने वाले पति पंकज की जगह प्रेम के लिए धड़कने लगता है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सबके सामने बैठ जाती है, जिस पर कामना कहती है, हमारी होने वाली बहू कितनी प्यारी दिखती है सामने से, तो नजर ना लगे किसी की। वैसे बहू, हमने तो तुझे फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया था, यहाँ तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही आए हैं। अच्छा, ये पंकज का दोस्त प्रेम है, उसको अपनी होने वाली भाभी देखनी थी। अच्छा जी, देखिए मैं आपके सामने ही बैठी हूँ, जितनी देर तक चाहे देख लीजिए, मैं माइंड नहीं करूँगी। आप भी ना। भाई कहा था ना, तेरी होने वाली भाभी बहुत मजाकिया है। वैसे सब कुछ तो तय ही है, तो अब शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं आज। उसके बाद शॉपिंग वगैरह करेंगे। मयूरा जी को उनकी पसंद का लहंगा तो हम ही दिलाएंगे। देख लीजिए, कहीं मैंने ज्यादा महंगा लहंगा मांग लिया तो। कोई नहीं जी, पंकज का दिल बहुत बड़ा है, जिनको वो पसंद करता है उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और आप तो उसकी होने वाली हमसफर हो, है ना भाई? सही कहा ना? क्या तू भी वैसे सही कह रहा है ये। एक दूसरे से बातें करते हुए कब समय निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, जिसके कारण 1 महीने बाद की डेट फिक्स करके कामना अपने बेटे और प्रेम संग घर लौट जाती है। और अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां होती है। एक तरफ पंकज अपनी शादी के लिए उत्साहित था, तो वहीं मयूरा जो प्रेम के बारे में ही दिन रात सोचा करती। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद सुबह के समय पंकज प्रेम संग मयूरा के घर आता है और आकर अपनी होने वाली सास राधा को कहता है, सासू माँ, क्या आज मैं अपनी होने वाली पत्नी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? वो क्या है, मुझे शेरवानी और मयूरा के लिए लहंगा लेना है। अरे बेटा जरूर, वैसे तुमने उसको पहले ही बता दिया होगा, ये भी मैडम तैयार हो रही है। राधा की बात खत्म होने से पहले ही वहाँ मयूरा आती है और पंकज संग प्रेम को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरा महंगा लहंगा लाने के लिए 2 लोग जाएंगे। चलिए अच्छा है, तो हम चलते हैं। हाँ जरूर। मयूरा अपनी माँ से गले लगकर अपने होने वाले पति और प्रेम के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ एक बड़े से मॉल में लहंगे को ट्राई करती मयूरा अपने ऊपर एक के बाद एक खूबसूरत सा लहंगा लगाकर प्रेम और पंकज से उनकी राय पूछती है। बताइए ये कैसा है? अच्छा है, लेकिन इतना खास नहीं है। बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है ये लहंगा सिर्फ आपके लिए ही बना है। अच्छा जी, वैसे अब तो मुझे भी लग रहा है। ठीक है, मैं इसी को फाइनल कर रही हूँ। मयूरा को अपनी पसंद का लहंगा लेते देखकर प्रेम को बहुत खुशी होती है। वहीं उसी मॉल में पंकज और प्रेम अपने लिए शेरवानी देख रहे थे। मयूरा भी वहाँ एक शेरवानी को देखकर खुद से कहती है, इतनी खूबसूरत है ये, लेकिन पंकज पर अच्छी नहीं लगेगी। पर मयूरा की बात उसके पीछे खड़ा प्रेम सुन रहा था, जो मयूरा के वहाँ से जाते ही उस शेरवानी को लेकर चला जाता है और पैक करवा लेता है। शादी की शॉपिंग करके सभी घर वापस आते हैं। दिन गुजरते हैं, शादी की रस्में शुरू होती है। हल्दी वाले दिन पंकज की हल्दी मयूरा के घर प्रेम लेकर आता है। ये देखकर मयूरा उससे कहती है, हल्दी लाने वाले के हाथ से ही हल्दी लग जाएगी तो कितना अच्छा होगा। अच्छा जी, आपकी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। प्रेम अपने हाथों से हल्दी लिए मयूरा के करीब जाता है और उसके गालों पर बड़े ही प्यार से हल्दी लगाता है। उस लम्हे के दौरान दोनों की आंखों के बीच का टकराव एक अलग ही एहसास को जन्म देता है। खैर, प्रेम ये सब भुलाते हुए जल्दी से वापस घर चला जाता है। दिन गुजरते हैं, शादी का दिन आता है। मयूरा दुल्हन बनी अपने कमरे में घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए कहती है, मयूरा, आज तेरी शादी है, तुझे अब सब अपने ख्याली पुलाव को यहीं पकने से रोकना होगा। पंकज एक बहुत अच्छा लड़का है जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। इतने में बाहर बैंड बाजी की आवाज आती है और मयूरा भागते हुए खिड़की पर जाती है और अपनी बारात को आते देखती है। लेकिन उसकी नजरें बारातियों में नाचते प्रेम पर जाती है। प्रेम ने वही शेरवानी पहनी थी जो उसने पसंद की थी। ये देखकर मयूरा अपने दिल को संभालते हुए कहती है, नहीं, ये गलत है। आज मेरी शादी है, लेकिन मेरा दिल किसी और पर कैसे आ सकता है? मुझे उसे देखना ही नहीं चाहिए था। वो जितना मेरी आंखों के सामने रहेगा उतना ही मुझे उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन उसने आखिर वो शेरवानी। मयूरा आगे कुछ बोलती के इतने में उसको अपने कमरे में किसी के आने की आहट होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है और सामने प्रेम होता है, जो उसको बड़े प्यार से देखकर कहता है, मंडप में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं,
चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। मयूरा जिसको नजरअंदाज करना चाहती थी वही उसे मंडप तक ले जाने आया था। खैर, मयूरा अपने जज्बातों को संभालते हुए प्रेम संग मंडप की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो मंडप पे बैठने लगती है तभी उसके दिल से एक आवाज आती है जो उसे रोकती है। नहीं मयूरा, तुझे अपनी ही शादी में किसी और से प्यार हुआ है। एक दुल्हन को प्यार होने का मतलब ये है कि उसकी जिंदगी उसको एक और मौका दे रही है सोचने का। शादी नहीं हुई है, इसलिए शादी के बाद पछताने से अच्छा है अभी सही फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना। अपने मन की आवाज सुनकर अचानक ही मयूरा सबके सामने कहती है, मैं ये शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मेरी ही शादी में किसी और से प्यार हो गया है। मयूरा के मुंह से ये सुनकर पंकज, कामना और राधा हैरान थे। तभी पंकज गुस्से में मंडप से उठता है और अपने सर से अपना सेहरा हटाकर कहता है, ये क्या बकवास है मयूरा? अरे तुम्हें पहले ही किसी और से प्यार था तो ये शादी के लिए हाँ क्यों की? पहले नहीं था, आज हुआ, इसी शादी में हुआ, वो भी किसी और से नहीं, प्रेम से। हाँ, मुझे प्रेम से प्यार हो गया है। मेरी पसंद की शेरवानी में जब मैंने प्रेम को बारातियों के बीच नाचते देखा, मुझे तब से ही उससे प्यार हो गया। मैंने खुद को बहुत समझाया कि नहीं, ये गलत है। एक दुल्हन को अपनी ही शादी में किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन अब जब प्यार है तो झुटला भी तो नहीं सकती ना। धोखे में रखने से अच्छा है कि शादी तोड़ दूं। लो, ये क्या मजाक है, शादी तोड़ दो। तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे लिए अपने जज्बात मत छुपा। मैंने देखा है तू भी मयूरा को पसंद करने लगा था। तूने उसकी पसंद की शेरवानी ली, ये भी मुझे पता था। तूने उसको लहंगे में देखकर जिस तरह से उसकी तारीफ की, उसमें तेरी आंखों में उसके लिए फीलिंग्स दिख रही थी। इसीलिए अब झुकला मत और अब मेरी दुल्हन से शादी कर ले। ये कोई प्यार नहीं, बस आकर्षण है। और तुमको प्रेम से प्यार हुआ है शादी में, उसे थोड़ी। वो तुम्हें अपना लेगा क्या? ना अपनाए, मुझे तो उससे प्यार है। बदले में मैं प्यार नहीं मांग रही, बस मैं ये शादी नहीं कर सकती। पंकज बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का क्या, ये जानते हुए कि मेरे दोस्त की होने वाली पत्नी मुझसे प्यार कर बैठी, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा अपने दोस्त से? पंकज सही कह रहा है बेटा। जब दो लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया है तो शादी किसी और से करने का क्या मतलब? चल आजा। मयूरा ने तो हिम्मत दिखा दी सबके सामने अपने प्यार को जाहिर करके। तू भी अपनी हिम्मत दिखा और थाम ले उसका हाथ। अपनी ही शादी में अपने दूल्हे को छोड़कर मयूरा को जिससे प्यार था वो उसी से शादी भी करती है, जिसके बाद दिल तो कई लोगों के दुखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। स्वाति एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की थी जो अपने पति अर्जुन के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी देवी और ननंद रेवा, जो कि अपने ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब रेवा फोन चलाते चलाते खाना खाती है और वो अपने भाई से बोलती है, भैया, ये कैसे बेलूड़ी भाभी लाए हैं आप, जिसे खाना तक बनाना नहीं आता? क्या बहना, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या अच्छा लगेगा भैया? दाल में ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डुबा डुबा कर खा रही हूँ रोटी। अरे बिटिया, जब पानी में डुबो डुबो कर खाएगी तो यही लगेगा ना। फोन के चक्कर में दाल की जगह पानी में रोटी डुबोई जा रही है। माँ, ये आजकल का फैशन है, खाते हुए फोन चलाना। ओके? अरे तुझे फैशन के अलावा कुछ तो आता नहीं। आई बड़ी बहू को कहने वाली, सारा दिन काम करती रहती है अकेले और तू खटिया तोड़ती रहती है पसर के। माँ जी, ऐसा मत कहिए दीदी को। दीदी हर काम में मेरी बहुत मदद करती है। अरे बहू, तू रहने दे, ज्यादा अपनी ननद का पक्ष मत ले। हाँ हाँ, सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, बाकी सब तो अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रेवा स्वाति से कहती है, भाभी, मेरा ब्लाउज कहाँ है जो आपको दिया था सिलने के लिए? हाँ जी दीदी, अभी लेकर आई। स्वाति ब्लाउज लेने जाती है, लेकिन उस ब्लाउज को पहले ही चूहे ने पीछे से काट दिया था। स्वाति इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और वो ब्लाउज लाकर अपनी ननंद को दे देती है। रेवा वो ब्लाउज पहनकर एक शादी में जाती है, जहाँ सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसकी एक दोस्त उससे कहती है, हाँ रेवा, तेरे पास कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह के फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई? यार, ये सब मेरी भाभी का किया धरा है।
मेरी बेइज्जती करवाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कैसी है यार तेरी भाभी, तेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया उनको। जरा टाइट करके रखा कर अपनी भाभी को। तू सही कह रही है। शायद मेरी प्यारी भाभी ना अपनी औकात भूल गई है और अब उन्हें पता चलेगा कि रेवा की बेइज्जती करवाने का मतलब क्या होता है। रेवा वहाँ से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बिटिया क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? माँ देखो ना आपके प्यारे बहू ने क्या किया। आज पार्टी में सबके सामने उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। माँ अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? और चुप हो जा, आराम से बता क्या बात है। ये देखो माँ, इनको बोला था कि मेरा ब्लाउज अच्छे से सिलना, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे फटा हुआ ब्लाउज दिया और मैं इसे पहनकर पार्टी में चली गई, जहाँ सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। स्वाति, अरे ओ स्वाति, अरे नास पीटी बेलुड़ी, जल्दी आ इधर। क्या बात है माँ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और दीदी आपको क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। तूने इसे फटा हुआ ब्लाउज दिया और बताया तक नहीं। हे भगवान माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं फाड़ा। मैं दीदी के साथ भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं सच कह रही हूँ। तो क्या ये जानबूझकर खुद फाड़ेगी क्या? माँ जी मुझे लगता है शायद चूहे ने कुतर दिया है इसे। देखा माँ, अब खुद को बचाने के लिए चूहों के बहाने बना रही है ये। स्वाति उदास होकर किचन में जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा आए दिन स्वाति के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करती ही रहती है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक दिन वो अपनी भाभी के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाती है और अपनी भाभी की ही फोटो भी लगा देती है और एक रोहन नाम के लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, वो भी स्वाति बनकर, और उसे झूठे प्रेम के जाल में फांस लेती है। साथ ही उसे मिलने के लिए अपने घर भी बुलाती है। रोहन उसके घर आता है और स्वाति को आवाज लगाता है, स्वाति, मेरी जान कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे कौन हो भाई तुम, और स्वाति को क्यों आवाज लगा रहे हो? ओ माँ जी नमस्ते, स्वाति है, मैं उसका दोस्त हूँ, आप जरा उसको बुला सकते हैं? स्वाति, अरे ओ स्वाति, देख तेरा कौन सा दोस्त आया है। जी माँ जी बोलिए। अरे ये कह रहा है कि तुम इसकी दोस्त हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती इनको, कौन है आप? क्या बात कर रही हो, भूल गई क्या? रात रात भर बात करती थी और फेसबुक पे प्यार का इजहार किया था तुमने। आपको कोई गलती हुई है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये मेरा ससुराल है, आपको शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तभी वहाँ अर्जुन और रेवा आ जाते हैं। रोहन उनको सारी बात बताता है और स्वाति की फेसबुक चैटिंग भी दिखाता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन गुस्से में स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा किया तुमने? मेरा यकीन कीजिए अर्जुन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इस लड़के को, ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। अरे नास पीटी करम जली, एक नंबर की चरित्रहीन औरत है तू। शादीशुदा होने के बाद भी एक पराये मर्द के ऊपर नजर रखती है। सभी लोग स्वाति को बहुत खरा खोटा सुनाते हैं और अर्जुन रोहन से माफी मांगकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। स्वाति वहाँ से वापस किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद रेवा स्वाति के कमरे में छुप कर जाती है और उसका फोन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ स्वाति आती है और छुपकर रेवा पर नजर रखती है। रेवा खुद से अकेले में ही बात करने लगती है। इस बार तो ये स्वाति की बच्ची बच गई, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मेरे घर वाले हैं ही इतने सीधे, किसी भी बात को इजीली हैंडल कर लेते हैं। अरे नकली आईडी बनाकर इसे फंसाना चाहा, फिर भी ये बच गई। स्वाति रेवा का वीडियो बना लेती है और ये रोहन का बच्चा साला एक नंबर का फट्टू निकला, किसी काम नहीं आया मेरे। अगली बार मैं इस स्वाति को घर से निकलवाने के लिए कोई बड़ा सा प्लान बनाऊंगी।
वाह दीदी वाह, क्या खेल खेला है आपने। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी और आपने क्या किया, आपने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफी मांग भी कौन रहा है आपसे। तभी वहाँ अर्जुन और स्वाति की सास आ जाती है और रेवा को जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, अरे शर्म बेच खाई है क्या तूने, जो अपनी भाभी के साथ इतना बुरा किया तूने। वो तो रोहन एक शरीफ लड़का था, अगर गलती से भी वो एक गुंडा या मवाली होता तो तुझे पता है तेरी भाभी के साथ क्या होता। और इन्होंने जो मेरे साथ किया वो सब कुछ भूल गई माँ आप। मेरी बेइज्जती का क्या, आपको अपनी बहू की अच्छाई ही दिखती है बस। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, अपने ससुराल जा। सास और ससुर की सेवा करेगी तब अकल आएगी तुझे कि ससुराल क्या होता है, परिवार क्या होता है। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। रेवा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रेवा अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती है और लंबे समय तक वहीं रहती है। अपने परिवार के साथ रहने से उसे दोनों परिवारों की अहमियत समझ आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा का बर्ताव अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।